अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। पेशे के लिहाज से मैं एक ठेकेदार हूँ, लाइसेंस होल्डर। मैं अब तक कई इमारतें ठेके पर उठा चुका हूँ। मैंने ज़्यादातर सरकारी इमारतों, पुलों और सड़कों के ठेके लिए हैं और उनको पूरा किया है। लेकिन यहाँ मैं जिस इमारत के बारे में बात कर रहा हूँ वो इमारत सरकारी नहीं थी। बात दरअसल ये है कि वो शायद जनवरी की 27 तारीख थी। मेरी डाक में मुझे एक लेटर मिला। मैंने उसे खोला। यह ख़त मुझे किसी लेडी मिशिको ने जापान से भेजा था। ख़त में एक पुरानी इमारत को तोड़कर सिरे से नई बनाने के बारे में डिटेल थी और लेडी मिशिको उसका ठेका मुझे देना चाहती थी। उसने लिखा था कि वैसे तो वो ये ठेका लोकल ठेकेदारों को भी दे सकती थी, लेकिन क्योंकि उसने मेरे काम की तारीफ़ सुन रखी थी, इसलिए उसकी ख्वाहिश थी कि मैं ये ठेका ले लूँ, जिसकी वो मुझे मुँह मांगी कीमत देने पर तैयार थी। उसने ये भी लिखा था कि मैं जल्द जवाब दूँ, वरना दूसरी सूरत में ये ठेका किसी और को दे देगी। शुरू में मैंने लेडी मिशिको के ख़त का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उस पर ज़्यादा गौर इसलिए नहीं किया कि उन दिनों मेरे पास गवर्नमेंट के 2 ठेके थे। एक ठेका 10,000 मील लंबी सड़क बनाने का और दूसरा एक 22 मंजिल की कमर्शियल बिल्डिंग या मार्केट का था। मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। दूसरी बात यह थी कि लेडी मिशिको के ठेके के लिए मुझे जापान का सफ़र करना पड़ता, इसलिए मैंने सही यही समझा था कि इस सिलसिले में कोई जवाब ही नहीं दिया जाए। लेकिन एक बार फिर फरवरी के दूसरे हफ्ते में मुझे लेडी मिशिको का ख़त मिला। अब की बार लेडी मिशिको की लिखावट का अंदाज़ हुक्म देने वाला था। उसने ज़ोर देते हुए मुझे लिखा था कि मैं जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाऊं और इमारत का काम शुरू कर दूं, वरना। आगे का जुमला अधूरा ही था। वरना। मेरी समझ में इस वरना का मतलब तो नहीं आ सका, लेकिन एक बात जो मैंने महसूस की वो ये थी कि एक अजीब किस्म का एहसास था जो मुझ पर उस वक्त छा गया था। एक अनजाना सा डर था। मुझे ऐसा ही लगा था जैसे लेडी मिशिको मेरे सामने अपने गुस्से भरे रूप में खड़ी मुझे हुक्म दे रही है। हालांकि मैं नहीं जानता था कि ये लेडी है कौन, और न ही मैं उसके बारे में किसी किस्म का इम्प्रेशन दे सकता था, लेकिन इसके बावजूद मैं वही कुछ महसूस कर रहा था जो मैं अभी बता चुका हूँ। लेडी मिशिको के उस ख़त ने वक्ती तौर पर मुझ में डर का एहसास ज़रूर पैदा कर दिया था, मगर मैंने उसे एक तरफ रख दिया। बाद में मैंने उस ख़त को फाइल कर दिया। शाम को जब मैं दफ्तर से घर पहुँचा और कपड़े बदलने लगा, मैंने जेब से पर्स निकालने के लिए हाथ डाला तो मैं हैरान रह गया जब पर्स के साथ ही लेडी मिशिको का वो ख़त भी मेरे हाथ में आ गया जिसे मैं फाइल कर चुका था। लम्हा भर के लिए मैं हैरान और परेशान खड़ा रह गया, लेकिन फिर ये सोच करके कि हो सकता है कि मैंने भूलकर इसे जेब में रख लिया हो और किसी दूसरे ख़त को फाइल कर दिया हो। बहरहाल जब ख़त हाथ में आ गया तो एक बार फिर अनजाने तौर पर मैंने उसे खोल कर पढ़ा। एक मर्तबा फिर मुझ पर वही एहसास छा गया जो दफ्तर में पढ़ते वक्त मुझ पर छाया था। मैंने जल्दी से ख़त मोड़कर जेब के अंदर ठूस लिया। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मुझे फिर लेडी मिशिको का ख्याल आ गया। कौन है ये और इसे मेरा पता कैसे मालूम हुआ, और वो मुझे ही क्यों वहाँ बुलाना चाहती है। न जाने कब तक मैं उन्हीं सोचों में डूबा रहा। अलबत्ता एक बात ज़रूर थी, और वो ये कि जब तक मैं उसके बारे में सोचता रहा, एक अनजाना सा डर मुझ पर छाया रहा। मैंने इन सोचों से बचने के लिए सर को झटका दिया और बेड टेबल की ड्रॉर खोलकर सिगरेट का डब्बा निकालने लगा। मेरे ताज्जुब की हद नहीं रही जब मेरा हाथ सिगरेट के डब्बे के बजाय किसी मुड़े हुए कागज़ पर पड़ा, और जब मैंने वो कागज़ निकाल कर देखा तो एक झटके से बिस्तर पर उठकर बैठ गया।
ये तो वही लेडी मिशिको का खत था जिसे मैं मोड़कर पतलून की जेब में ठूंस आया था। मुझे अपने जिस्म में सर्दी की एक लहर महसूस हुई। न जाने क्यों मेरा दिल बुरी तरह धड़का। मैंने फौरन ही उस खत को फाड़कर दूर कमरे के फर्श पर फेंक दिया। जब तक मैं जागता रहा, तरह तरह के ख्याल मेरे दिमाग के पर्दे से टकराते रहे। मेरे कानों में खत में लिखे गए शब्द की गूंज सी सुनाई देती रही। जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाऊं और इमारत का काम शुरू कर दूं, वरना इस वरना ने एक बार फिर मेरे जिस्म में सर्द सी लहर दौड़ा दी। क्या मतलब हो सकता है इस वरना का? बार बार दिमाग के कोनों से ये शब्द टकराता रहा, लेकिन मेरा दिमाग इसका कोई मतलब नहीं निकाल सका। मैंने दीवार खड़ी पर नज़र डाली। उफ, रात के 1:30 बज रहे थे। 10 बजे मैं बिस्तर पर लेटा था, लेकिन अब 1:30 बज चुका था। मतलब 3.5 घंटे से मैं इसी उधेड़बुन में नहीं सो सका था। मैंने एक बार फिर दिमाग से उन ख्यालों को झटकना चाहा और फिर लाइट ऑफ करके लेट गया। लाइट ऑफ करने के बाद मैंने लेटकर दुआएं पढ़ीं और फिर ज़रा देर बाद ही मैं नींद की आगोश में पहुंच गया। रात को मैंने बड़े अजीब अजीब और डरावने किस्म के ख्वाब देखे। कभी देखता कि मैं किसी वीरान जगह पर अकेला खड़ा हुआ हूँ। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ है। फिर अंधेरे में एक तेज़ किस्म की सीटी की आवाज़ सुनाई देती, बिल्कुल ऐसी ही जैसे किसी रेलवे इंजन की सीटी की आवाज़ होती है। कभी ख्वाब में कोई भयानक काली बिल्ली नज़र आती जो अपनी भयानक चमकदार आंखों से मुझे घूर रही होती। कभी किसी छछूंदर को देखता जो अपनी लंबी सी थोतनी बेचैनी से घुमाती हुई मेरे बिस्तर में घुसने की कोशिश करती। कभी किसी 2.5 फीट लंबी छिपकली को अपने बदन पर रेंगते हुए देखता। यहाँ तक कि पूरी रात इसी किस्म के ख्वाब देखते हुए गुजर गई। सुबह जब उठा तो तबीयत बड़ी बोझल बोझल सी थी। मैंने नहाकर कपड़े बदले और नाश्ते से फ्री होकर दफ्तर के लिए रवाना हो गया। दफ्तर पहुंचकर मैंने लेटर्स की फ़ाइल खोली ताकि ज़रूरी ख़त के जवाब दे दूं। लेकिन जैसे ही मैंने फ़ाइल खोली, मेरी नज़र सबसे पहले उसी लेटर पर पड़ी जो लेडी मिशिको ने मुझे भेजा था। वो उसी हालत में मौजूद था जैसा पिछले दिन मैं फ़ाइल में रख गया था। हैरत से मेरी आंखें फैल गईं और उनमें तकलीफ़ की शिद्दत से पानी आ गया। ये क्या? रात को तो मैंने इसे घर में फाड़कर फेंक दिया था। फिर ये क्या मैं पागल हो गया हूँ या फिर मेरा दिमाग चल गया है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ सका। मैंने उस खत की तरफ, उस लेटर की तरफ देखा। मुझे न जाने क्यों उस लेटर से एक किस्म का डर सा महसूस हुआ। मैंने तेज़ी से उसे फाइल से निकालकर फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर दिया और फिर बास्केट में फेंक दिया। लेकिन इसके बावजूद मेरे डर में कोई कमी नहीं आ सकी। मेरी नज़रें अब भी उस लेटर के पुर्जों पर जमी हुई थीं। दिल में तरह तरह के वहम उभर रहे थे। इस बढ़ते हुए डर की कोई वजह मेरी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी डर था कि दम बदम बढ़ता ही चला जा रहा था। मैं उससे बचना चाह रहा था, मगर मुझे उससे बचने की कोई राह नज़र नहीं आ रही थी। मैंने फाइल बंद कर दी और उसे एक तरफ रखकर नई डाक देखने लगा। अभी मैं पहला ही खत देख रहा था कि मुझे अपनी शर्ट के अंदर कोई सरसराहट सी महसूस हुई, जैसे मेरी पीठ पर कुछ रेंग रहा हो। मैं चौंक कर खड़ा हो गया और पतलून में से शर्ट निकालकर झटकी। फौरन ही मेरी नज़र फर्श पर पड़ी। मैंने देखा एक मोटी सी छिपकली शर्ट में से पट से गिरकर तेज़ी से मेज़ की ड्रॉर के निचले हिस्से में घुस गई। डर से मेरी हल्की सी चीख निकल गई। मेरे जिस्म का रुआं रुआं खड़ा हो गया। दिल बुरी तरह से सीने में उछल पड़ा। मैंने मेज़ पर रखी हुई घंटी पर हाथ मारा। जी साहब। फौरन ही मेरे कानों में चपरासी की आवाज़ गूंजी। छिपकली।
मैंने मेज़ के नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहा। कहाँ साहब? चपरासी घूमकर मेरी तरफ आ गया। नीचे, 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 मैंने उसे बताया। किधर साहब? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चपरासी ने झुककर मेज़ के नीचे देखते हुए कहा। ठीक है, तुम जाओ। मैंने अपनी पेशानी पर आए हुए पसीनों के कतरों को रुमाल से पोंछते हुए कहा। चपरासी के जाने के बाद मैं कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन मेरे होश अभी तक उड़े हुए थे। मैं कुछ देर तक यूं ही बैठा रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये कहाँ से मेरी शर्ट पर चढ़ गई। घर से तो मैं धुले हुए कपड़े पहनकर चला था। फिर मैं ये बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। मैंने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और उसे एक गिलास ठंडा पानी लाने को कहा। चपरासी पानी ले आया। पानी पीकर मेरे होश कुछ बहाल हुए। उफ, ये सब क्या है? कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ? मेरा दिमाग चल गया है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। थककर मैंने अपना सर कुर्सी की पीठ पर टिका दिया। मेरा दिमाग कतई तौर पर थक चुका था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक मैं कुर्सी पर उछल सा गया। मुझे ऐसा ही लगा जैसे कोई चीज़ मेरी पिंडली पर रेंग रही हो। मैंने तेज़ी से पैर को झटका दिया। फौरन ही वही छिपकली पतलून की बॉटम में से नीचे गिरी। मैं डर कर पीछे हटा। वो छिपकली फिर ड्रॉअर के नीचे की तरफ चली गई। मैं ज़ोर से चीखा। साथ ही मेरा हाथ मेज़ पर रखी हुई घंटी पर पड़ा। डेविड! जी साहब। चपरासी डेविड फौरन ही कमरे में दाखिल हुआ। मेज़ के नीचे देखो, मैंने उससे तेज़ी से कहा। कुछ भी तो नहीं है सर, डेविड ने मेज़ के नीचे झांकते हुए कहा। बको मत, ठीक से देखो, मैंने डेविड को झिड़कते हुए कहा। नहीं सर, यहाँ कुछ भी नहीं है, डेविड ने चारों तरफ से मेज़ के नीचे देखते हुए कहा। अच्छा जाओ और जैक्सन साहब को अंदर भेज दो, मैंने उससे कहा। बहुत अच्छा सर, डेविड ये कहकर बाहर निकल गया। मैं दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। मेरी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। यस सर, जैक्सन ने अंदर आते हुए कहा। आओ जैक्सन, बैठो, मैंने जैक्सन को कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। सब ठीक तो है सर, आप कुछ परेशान से मालूम हो रहे हैं, जैक्सन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। हाँ जैक्सन, मैं परेशान हूँ, मैंने रुमाल से पेशानी साफ करते हुए कहा। क्यों, सब ठीक तो है, जैक्सन ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा। जैक्सन मेरी फर्म का इंजीनियर था। मैंने उसे सारी घटना शुरू से लेकर आखिर तक सुना दी। आपको वहम हुआ है, या हो सकता है पहले ही से आपके दिमाग में कोई डर समाया हुआ था जिसने आपको बिला वजह डरा कर रखा है, जैक्सन ने हंसते हुए कहा। लाइए मैं भी तो देखूं वो खत, वो लेटर, वो मैंने फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया है, मैंने कहा। जैक्सन ने झुककर रद्दी की टोकरी उठाई और उसमें से उस लेटर को तलाश करने लगा। किस तरह का खत था सर? यहाँ तो एक भी लेटर नहीं, यहाँ तो एक भी खत नहीं, जैक्सन ने पूछा। हल्के नीले रंग का, मैंने कहा। इसमें कोई भी नीले रंग का कागज़ नहीं, जैक्सन ने बास्केट नीचे रखते हुए कहा। तुमने ठीक से नहीं देखा शायद, मैंने जैक्सन से कहा। मैंने खुद फाड़ कर उसमें डाला था। बहरहाल मुझे इसमें नीले रंग का कोई ख़त नज़र नहीं आया, जैक्सन ने कहा। अचानक मेरी नज़र आज की आई डाक पर पड़ी। मैंने वहाँ उस नीले रंग के ख़त को दबा हुआ पाया। ये रहा, मैं लगभग चीख ही पड़ा था। जैक्सन ने वो ख़त उठाकर पढ़ा और फिर उसने उसकी जो लिखावट पढ़ी वो नहीं थी जो मैं पढ़ चुका था, बल्कि उसमें वही बात लिखी थी जो उसने अपने पहले ख़त में लिखी थी।
मैं समझता हूँ आप बिला वजह अपने ऊपर असर ले रहे हैं। इसमें सीधी सी बात लिखी है। लेडी मिशिको आपको इमारत का ठेका देना चाहती हैं। आप अगर ठेका लेना चाहते हैं तो उसे जवाब लिख कर दीजिए, और अगर नहीं तो भी आपका फ़र्ज़ है कि आप उसे खबर करें, जैक्सन ने कहा। और फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, मैं तो यही कहूँगा, बल्कि मेरी राय है कि आप इस ठेके को ले लीजिए। पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, दूसरे जापान की सैर भी हो जाएगी। आप कहें तो मैं उसे आपकी तरफ से जवाब लिख दूं? मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम अगर चाहते हो तो लिख दो जवाब, लेकिन पहले यहाँ का काम। मैंने जैक्सन की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ का काम लगभग कंप्लीट होने ही वाला है, और जो कुछ बाकी रह गया है वो सुपरवाइज़रों के हवाले कर दिया जाएगा। वो इसे अपनी निगरानी में कंप्लीट करा लेंगे। जैसा तुम सही समझो, मैंने कुर्सी की बैग से टेक लगाते हुए कहा। जैक्सन खत उठाकर कमरे से निकल गया। इंजीनियर जैक्सन के जाने के बाद भी मेरे दिल और दिमाग पर वो एहसास चिपका रहा, और मेरे डर में कोई कमी नहीं हो सकी। मैं उससे बचने का उपाय सोचता रहा, मगर कोई उपाय समझ में नहीं आ सका। और फिर एक ख्याल तेज़ी से मेरे दिमाग के पर्दों से टकराया, और मेरा दिमाग 20 बरस पीछे की तरफ लौट गया। उस वक्त मेरी उम्र 12 या 13 बरस रही होगी। मुझे अच्छी तरह याद था कि उस वक्त मेरी माँ दुआएं पढ़कर मुझे सुनाया करती थी। वो कहा करती थी, बेटा, दुआओं में बड़ा असर है। अगर इंसान सच्चे दिल से पढ़े तो वो हर बला और मुसीबत से बच सकता है। उस वक्त मैं इतना समझदार नहीं था। मुझे मेरी माँ जो भी दुआ पढ़कर सुनाती मैं याद कर लेता, मगर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे अपनी माँ की इन बातों पर बड़ी हंसी आया करती। मैं अक्सर सोचा करता, माँ भी कितनी सीधी थी, हर वक्त बेसर पैर की बातें किया करती थी। भला ये भी कोई बात हुई? मैं अम्मा की बातों को अंधविश्वास मानता। मेरे नज़दीक ये सब पुरानी बातें थीं। आज के दौर में, जबकि ज़माना साइंस और टेक्निक में आसमान को छू रहा है, ये सब बातें तकियानूसी सी महसूस हो रही हैं। लेकिन आज जबकि मैं एक अजीब सा दर्द और डर महसूस कर रहा था, इससे बचने के लिए मेरे कानों में अम्मा की वही बातें गूंज रही थी। बेटा, दुआओं में बड़ा असर है। अगर इंसान सच्चे दिल से इनको पढ़े तो वो हर मुसीबत, हर बला से बच सकता है। और फिर अनजाने तौर पर मेरी ज़बान पर वही दुआएं आ गईं। मैं दिल ही दिल में उन्हें पढ़ने लगा, और ये सच्चाई ही थी कि मैं जो जो दुआएं पढ़ता गया, मेरी बेचैनी, घबराहट और डर दूर होने लगा। और अब कुछ मिनट पहले मुझ पर छाया हुआ सारा डर गायब हो गया था। मैंने आज की आई हुई डाक देखना शुरू की, जिनके जवाब देने थे। उनके बारे में इंस्ट्रक्शन नोट की, और फिर हैंगर से कोट उतार कर पहना और दफ्तर से रवाना हो गया। 1 हफ्ते बाद ही हमें उस खत का जवाब भी मिल गया जो जैक्सन ने खत के जवाब में लिखा था। उस खत में उसने पूरा पता लिखा था, साथ ही एडवांस के तौर पर एक चेक भी भेजा था। एडवांस की रकम कुछ इतनी ज़्यादा थी कि अगर हम यहाँ किसी इमारत को तोड़ने और बनाने का ठेका लेते तो पूरी तौर पर उस ठेके की पूरी रकम भी उतनी नहीं बन पाती। ख़त में लिखा था कि हम रवाना होते वक्त तार के ज़रिए उसे ख़बर कर दें, ताकि वो अपने किसी आदमी को एयरपोर्ट पर भेज दे जो हमें एयरपोर्ट पर रिसीव कर लेगा। जैक्सन ने दूसरे ही दिन तार के ज़रिए हमारे जाने की खबर लेडी मिशिको को दे दी। हम फ्राइडे की शाम को 6 बजे के करीब जापान एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले थे। दूसरे दिन हमने साइट पर जाकर सुपरवाइज़रों को काम के बारे में इंस्ट्रक्शन दी। तीसरे दिन सुबह 6:30 की फ़्लाइट से हम जापान के लिए रवाना हो गए। मैं रास्ते भर लेडी मिशिको के बारे में ही सोचता रहा।
लेकिन दिमाग पर काफ़ी जोर देने के बावजूद मेरी समझ में कोई बात नहीं आ सकी। शाम को 5:30 बजे के करीब हमें एयर होस्टेस की आवाज़ सुनाई दी। वो ऐलान कर रही थी कि हम अपनी कमर के आसपास बेल्ट कस लें, क्योंकि जहाज़ जापान एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। ठीक 6 बजे हम दोनों एयरपोर्ट की बिल्डिंग की गैलरी में खड़े हुए थे। अचानक हमारी नज़रें सामने रेलिंग की तरफ पड़ी। एक अधेड़ उम्र का जापानी हमारी तरफ घूरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसने करीब आकर हमारे बारे में पूछा। हमने उसे बताया कि हम ही वो लोग हैं जिनके बारे में वो पूछ रहा है। आइए मेरे साथ, वो हमारी तरफ देखते हुए बोला। हम उसके साथ बिल्डिंग से बाहर की तरफ चल दिए। बाहर एक घोड़ा गाड़ी खड़ी हुई थी। बैठिए सर, उसने घोड़ा गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हम दोनों घोड़ा गाड़ी में सवार हो गए। हमारे सवार होने के बाद वो जापानी कोचवान की सीट पर चढ़कर बैठ गया और उसने घोड़ा गाड़ी में जुते हुए घोड़ों पर चाबुक बरसा दी। घोड़ा गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ आगे बढ़ गई। सारे रास्ते वो खामोश बैठा, घोड़ों को हाँकता रहा। मैं और जैक्सन घोड़ा गाड़ी की खिड़कियों से बाहर की तरफ देख रहे थे। घोड़ा गाड़ी अलग अलग सड़कों और गलियों से गुजर रही थी और अब वो घोड़ा गाड़ी शहर से निकलकर मैदान में बनी हुई एक पतली सी सड़क पर दौड़ रही थी। फिर मैदानी इलाका भी ख़त्म हो गया और अब घोड़ा गाड़ी घने जंगल से गुजर रही थी। हमारी चारों तरफ बड़े बड़े घने पेड़ थे। वो अधेड़ उम्र का जापानी घोड़ों को हाँकते हुए जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहा था। हमें सफ़र करते हुए कोई 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गए थे। शाम हो रही थी और घोड़ा गाड़ी की रफ्तार में कमी हो गई थी। वो धीरे धीरे चलती हुई जंगल के अलग अलग रास्तों से आगे की तरफ बढ़ रही थी। अब आसमान पर रात की हल्की हल्की स्याही छाने लगी थी। हमारी नज़रें सामने की तरफ पड़ी। हमारे सामने कोई 50 गज के फासले पर एक पुराना जापानी स्टाइल का बना हुआ महल दिखाई दे रहा था। ज़रा देर बाद ही घोड़ा गाड़ी महल के करीब पहुंचकर रुक गई। वो जापानी तेज़ी से नीचे कूदा और घोड़ा गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, आइए सर, आ जाइए, हम लेडी मिशिको पैलेस पर आ गए हैं। मैं और जैक्सन ब्रीफकेस उठाकर नीचे उतरे और फिर उसके पीछे पीछे चलने लगे। हम उसके पीछे चलते हुए महल के मेन दरवाजे के करीब आए। उसने आगे बढ़कर दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाज़ा हल्की सी चरचराहट के साथ खुल गया। हम उसके साथ महल में दाखिल हुए। 2-3 कमरों से गुजरने के बाद हम एक बहुत बड़े हॉल में दाखिल हुए। बड़े बड़े मजबूत खंभों के सहारे हॉल की छत पुराने जापानी आर्ट से सजी थी। दीवारों पर पुराने स्टाइल की तस्वीरें लगी हुई थीं और हॉल में पुराने जापानी स्टाइल का फर्नीचर सलीके से सजा हुआ था। यहाँ पहुँचकर वो जापानी ठहर गया और फिर हमारी तरफ देखते हुए बोला, आप यहाँ ठहरिए, मैं आप लोगों के खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। वो ये कहकर वापस मुड़ा और हॉल से बाहर निकल गया। मैंने जैक्सन की तरफ और जैक्सन ने मेरी तरफ क्यूरोसिटी भरी नज़रों से देखा, लेकिन इससे पहले कि हम कोई बात करते, बगल वाला दरवाज़ा धीरे से खुला और एक छोटे से कद की खूबसूरत जापानी लड़की हाथों में एक बड़ी ट्रे लिए हुए अंदर दाखिल हुई। उसने ट्रे हॉल में बिछी हुई एक बड़ी मेज़ पर रख दी और फिर धीरे से झुककर मुस्कुराई और फिर मेज़ की तरफ इशारा करते हुए बोली, आइए खाना खा लीजिए। हम दोनों उसकी तरफ देखते हुए मेज़ की तरफ बढ़े और फिर मेज़ के करीब पड़ी हुई ऊंची कुर्सियों पर बैठ गए। उसने ट्रे पर पड़े हुए बारीक कपड़े को हटाया। ट्रे में खाना प्लेटों में रखा हुआ था। उसने ट्रे से प्लेटें निकालकर हमारे सामने रखीं और फिर मुस्कुराते हुए बोली, खाइए। हमने उसके इशारे के अनुसार खाना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद वो प्लेटें समेटने लगी और फिर उन्हें ट्रे में रखकर हॉल से चल दी। हमने चाहा कि उससे कुछ बात करें, लेकिन न जाने क्यों हम खामोश ही रहे।
उस लड़की के जाने के बाद हम दोनों खाने की मेज से उठकर हॉल में पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। हमारे चेहरों पर गहरी परेशानी साफ झलक रही थी। हम दोनों कभी हॉल में बनी हुई तस्वीरों को देखने लगते और कभी एक दूसरे को। ये सब क्या है? मैंने लंबी खामोशी के पास जबान खोली। मेरी समझ में खुद भी नहीं आ रहा। अजीब रहस्य है, जैक्सन ने जवाब में मेरी तरफ हैरान भरी नज़रों से देखते हुए कहा। अभी हम अपनी हैरत का इजहार ही कर पाए थे कि वही जापानी जो हमें यहाँ लेकर आया था हॉल में दाखिल हुआ। आप लोगों ने खाना खा लिया? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, जैक्सन ने जवाब दिया। तो आइए मैं आप दोनों को आपके कमरे दिखा दूँ, वो बोला। ठहरो, मैंने उससे कहा। जी कहिए, वो शालीन अंदाज में बोला। हम लेडी मिशिको से मिलना चाहते हैं, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। लेडी मिशिको से आपकी मुलाकात तो अब सुबह ही हो सकेगी, वो बोला। क्यों, क्या लेडी मिशिको मौजूद नहीं? जैक्सन ने उससे पूछा। नहीं, ऐसी बात तो नहीं, लेडी मिशिको यहीं हैं, मगर इस वक्त वो आराम कर रही हैं, वो बोला। वैसे आप बेफिक्र रहिए, लेडी मिशिको को आप लोगों के आने की खबर दी गई है। कल सुबह वो आपसे मुलाकात करेंगी और काम के बारे में बताएंगी। अब आइए मैं आप लोगों को सोने के कमरे दिखा दूं। हम उसके साथ चल दिए। वो हॉल से निकलकर गैलरी में आ गया, फिर गैलरी के किनारे बनी हुई सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। हम उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वो हमें लिए हुए दूसरी मंजिल पर बने हुए कमरों के करीब आकर रुक गया। ये रहा आपका कमरा, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा और फिर जैक्सन की तरफ देखते हुए बोला। और सर, ये बराबर वाला कमरा आपका है। अच्छा, अब आराम कीजिए, सुबह मुलाकात होगी। वो ये कहकर वापस चल दिया। उसके जाने के बाद हम दोनों थोड़ी देर तक खड़े रहे। फिर मैं जैक्सन को लेकर अपने कमरे में आ गया। रात के 10:30 बजे होंगे। मैं और जैक्सन काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातचीत करते रहे। कोई 12 साढ़े 12 बजे के करीब जैक्सन मुझसे इजाज़त लेकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। फिर वो दरवाजे के करीब पहुंचकर रुका और बोला। मैं अब खुद भी कुछ अजीब सा डर महसूस करने लगा हूँ। बहरहाल अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो आवाज़ दे दीजिएगा। वो ये कहकर दरवाजे से बाहर निकल गया। जैक्सन के जाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर कपड़े बदल कर पलंग पर लेट गया। बड़ी देर तक मैं पड़ा पड़ा सोचता रहा। फिर न जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई। वो शायद कोई तेज़ किस्म की गड़गड़ाहट की आवाज़ ही थी जिसने मुझे उठा दिया था। मैंने आंखें खोल कर देखा, लेकिन कमरे में गहरा अंधेरा था। शायद कमरे में जलती हुई मोमबत्ती गुल हो गई थी। अंधेरे में आंखें फाड़ने के बावजूद मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। गड़गड़ाहट की तेज़ आवाज़ अब भी आ रही थी। मैं अंधेरे में खामोश पड़ा हुआ आवाज़ें सुन रहा था। अचानक मेरे जिस्म के सारे रोंगटे खड़े होने लगे। डर से मुझे अपनी पेशानी पर पसीने के कतरे बहते हुए महसूस हुए। मैं लगभग हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठकर बैठ गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरा सारा जिस्म कांप उठा। मुझे ऐसा ही लगा जैसे कोई चीज़ मेरी कमीज़ के अंदर सीने पर रेंग रही है। फौरन ही मेरा एक हाथ कमीज़ के अंदर पहुंच गया। कोई गिलगिली सी चीज़ मेरी उंगलियों से फिसलकर बिस्तर पर गिर पड़ी। मैं एक झटके के साथ बिस्तर से उठकर नीचे जा पड़ा। मेरी नज़रें बिस्तर पर पड़ी। डर और दहशत से मेरा सारा वजूद लरस गया। मैंने बिस्तर पर 2 सितारे से चमकते हुए देखे जो मेरी तरफ घूर रहे थे। अचानक वो सितारे ऊपर उछले और फिर किसी चीज़ ने अपने पंजे मेरी गर्दन में चुभो दिए। मैं लगभग कांप गया और तेज़ी से अपना हाथ गर्दन पर ले गया। दूसरे ही लम्हे डर की एक ठंडी लहर
मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। मेरे हाथों के बीच जो चीज़ थी उसे मैं जान गया था। मेरे हाथों में मोटी सी छिपकली दबी हुई कुलबुला रही थी। मैंने फौरन ही उसे ज़मीन पर फेंक दिया और अंधेरे में अंदाजे से दरवाजे की तरफ भागा। ये इत्तेफाक ही था कि मैं दरवाजे पर पहुंच गया। मैंने तेज़ी से दरवाज़ा खोला और गैलरी में आ गया। गैलरी में हल्का सा उजाला फैल रहा था और बाहर आसमान पर भयानक बादल गरज रहे थे। मैं तेज़ तेज़ कदमों से जैक्सन के कमरे की तरफ बढ़ा और अभी मैं चाहता ही था कि दरवाज़ा खोल लूँ, मुझे अंदर जैक्सन की आवाज़ सुनाई दी। वो शायद किसी से बातें कर रहा था। फिर फौरन ही मेरे कानों में किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी जो जैक्सन से कह रही थी। मैं ठिठक कर खड़ा हो गया। फिर फौरन ही मैंने अनजाने तौर पर दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाज़ा धीरे से खुल गया और मेरी नज़र सामने की तरफ जा पड़ी। मैंने अंदर जो मंजर देखा वो मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। मैंने जैक्सन के कमरे में एक बेहद हसीन, खूबसूरत छोटे से कद की जापानी लड़की को देखा जो जैक्सन की तरफ बढ़ते हुए कह रही थी, वो तुम्हारा मालिक बहुत बेवकूफ़ है, तुम मुझसे कहीं ज़्यादा चालाक हो। मैं ये ठेका अब तुम्हें दूंगी, सिर्फ ठेका ही नहीं बल्कि सब कुछ तुम्हें दे दूंगी। ये इमारत, ये दौलत, सब कुछ तुम्हारा है, खुद मैं भी तुम्हारी हूँ। उसका लहजा जज्बात की गहराइयों में डूब रहा था। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, मैं तुम्हें बहुत बड़ा बना दूंगी। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं जापान की शहजादी मिशिको हूँ। आज से हज़ारों साल पहले मेरा बाप यहाँ का शहंशाह था, फिर मेरा शौहर यहाँ का बादशाह बना, फिर मैं यहाँ की रानी बनी। मैं हज़ारों साल से जापान पर राज कर रही हूँ। ये ज्वालामुखी पहाड़ मेरे गुलाम हैं, ये मेरे इशारे पर चलते हैं। मैं जब भी इन्हें हुक्म देती हूँ ये ज़मीन से उबल पड़ते हैं और सारे इंसानों को तहस नहस करके रख देते हैं। ये सब मेरे हुक्म के गुलाम हैं। लेकिन अब मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। अब ये पहाड़ तुम्हारा हुक्म मानेंगे। वो धीरे धीरे कह रही थी और जैक्सन की तरफ बढ़ रही थी। मैंने देखा जैक्सन किसी जादू में जकड़े इंसान की तरह फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। मोमबत्ती की रोशनी में लेडी मिशिको का जिस्म चांदी और सोने की तरह चमक रहा था। मैंने पहले कभी इतनी हसीन औरत नहीं देखी। उसका जिस्म सांचे में ढला हुआ मालूम हो रहा था। वो बड़े गंभीर अंदाज में चलती हुई जैक्सन की तरफ बढ़ रही थी और फिर वो जैक्सन के करीब पहुंचकर रुक गई। उसने अपने दोनों हाथ जैक्सन की तरफ फैला दिए। आओ मेरे महबूब, आओ मेरे पास आ जाओ। आओ, मेरी बेचैन बाहें तुम्हें अपनी आगोश में लेने के लिए तड़प रही हैं। और फिर मैंने देखा जैक्सन जादुई हालत में उसकी तरफ बढ़ा। दूसरे ही लम्हे वो लेडी मिशिको की आगोश में था। वो उसे दीवानों की तरह प्यार कर रही थी। मैं खुद भी जादू में जकड़कर उसे देख रहा था। मुझे अपने आसपास का कोई होश नहीं रहा था। मेरी नज़रें उन दोनों पर जमी हुई थीं। अचानक मेरी पीठ पर कोई चीज़ गिरी। मैं चौंक कर पीछे की तरफ पलटा, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे जैक्सन की भयानक चीख सुनाई दी। मैं दहशत ज़दा होकर फिर पलटा और फिर मुझे ऐसा ही लगा जैसे मैं कोई बहुत भयानक ख्वाब देख रहा हूँ। मैंने देखा लेडी मिशिको की जगह एक 2.5 फीट लंबी छिपकली अपने भयानक पंजे जैक्सन की गर्दन में धंसाए हुए थी और उसके मुंह का अगला हिस्सा जैक्सन की गर्दन में घुसा हुआ था। मैं पूरी तरह लरज़ उठा। दहशत और डर ने मेरे जिस्म में ठंडी लहर दौड़ा दी। मैंने देखा जैक्सन नीचे पड़ा हुआ था और वो अपनी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों से मेरी तरफ देख रही थी।
अचानक उसका मुंह खुला। डर से मेरा दिल दहल गया। मैं तेजी से वापस पलटा और गैलरी की तरफ भाग लिया। लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियों के करीब पहुंचा, हजारों की गिनती में पीली पीली छिपकलियां दीवारों और जमीन पर रेंगती हुई मेरी तरफ बढ़ी। मेरा दिल उनकी भयानक शक्लों को देखकर लरज उठा। बाहर खूब अंधेरा छा रहा था। आसमान पर काले बादल तेजी से दौड़ रहे थे। बादलों की गरज और चमक से सारा माहौल भयानक हो रहा था। मैं तेजी के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरकर भागा, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरी आंखें दहशत से फट गईं। अचानक बादल जोर से गरजे और बिजली की भयानक कड़क और चमक के साथ ही बारिश शुरू हो गई। मेरे सामने वो जापानी कोचवान अपना बड़ा सा मुंह खोले खड़ा था। उसके बड़े बड़े भयानक दांत होठों से बाहर निकले हुए थे। वो अपनी भयानक आंखों की पुतलियों को तेजी से घुमा रहा था। अचानक मेरे हलक से भयानक चीख उबल पड़ी। मुझे अपने पाँव के ऊपर कई छिपकलियां रेंगती हुई महसूस हुई। मैंने जोर से पाँव झिड़का और 8वीं सीढ़ी पर पलंग के ऊपर से नीचे छलांग लगा दी और फिर उठकर तेजी से बाहर की तरफ भागा। मेरे कदमों के तले छिपकलियां रौंद गईं। अचानक मुझे अपने पीछे उस कोचवान की भयानक हंसी सुनाई दी। मेरा दिल सीने में उछल कर रह गया। मैं पूरी ताकत से बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। खौफ और दहशत से मेरा बुरा हाल था। मुझे अपनी मौत साफ नज़र आ रही थी। मुझे अपनी मौत साफ नज़र आ रही थी। मैं महसूस कर रहा था कि कुछ ही लम्हे बाद मेरा भी वही अंजाम होने वाला है जो मेरे साथी इंजीनियर जैक्सन का हुआ था। मौत अपना भयानक मुंह खोले मेरी तरफ लम्हा ब लम्हा बढ़ रही थी। अचानक मैं किसी चीज़ से ठोकर खाकर गिरा और जैसे ही मैंने उठना चाहा, मेरी नज़रें अपने करीब खड़ी हुई लेडी मिशिको पर पड़ीं, जो अपने दोनों हाथ फैलाए हुए मेरी तरफ देख रही थी। जैक्सन के कमरे वाला मंजर एक लम्हे के लिए मेरी आंखों के सामने घूम गया। अपनी बेबसी और मजबूरी की मौत पर मेरी आंखों से पानी बहने लगा। मैंने मायूस होकर अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और जैसे मेरे कानों में कोई अनदेखी आवाज़ आई। मैंने गौर किया तो ये आवाज़ मेरी माँ की थी, जो बार बार कह रही थी, दुआ पढ़, दुआ पढ़, खुदा तुझे इस मुसीबत से छुटकारा देगा। तू वो दुआएं क्यों नहीं पढ़ता जो मैंने तुझे बताई थीं। अचानक मेरे होठों पर अपनी माँ की बताई हुई दुआएं आ गईं। मैं आंखें बंद किए ज़ोर से दुआएं पढ़ने लगा। फिर जैसे कोई भयानक जलजला सा आ गया। मुझे लेडी मिशिको की भयानक चीख सुनाई दी। भयानक दहशतनाक चीख। मेरा सीना अंदर से लौटता हुआ महसूस हुआ। बाहर बादल ज़ोर से गरजा और फिर बिजली की भयानक गरज के साथ ही मिशिको की आखिरी भयानक चीख गूंजी। फिर मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, लेकिन जब मेरी आंखें खुलीं तो 2 जापानी शिकारी मेरे ऊपर झुके हुए थे। मैं उठकर बैठ गया और चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा, लेकिन अब वहाँ दूर दूर तक किसी मिशिको पैलेस का वजूद नहीं था। मैंने जब उन जापानी शिकारियों को सारा किस्सा सुनाया तो उनके मुंह हैरत से खुल गए। फिर उनमें से एक बूढ़ा शिकारी बोला, मिशिको, लेकिन उसे तो ख़त्म हुए हज़ारों साल हो गए। जापान की पुरानी हिस्ट्री से पता चलता है कि इस नाम की रानी कभी जापान पर राज करती थी। दूसरे दिन मैं अपने इंजीनियर की लाश साथ लेकर वापस ग्रीस की तरफ हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।